ओके डियर एस्पिरेंट्स, तब हम सबका यूपीएससी का एग्जाम जो है ना वो लास्ट वीक कंप्लीट हो चुका है। अभी तक तो आप सबने पेपर देख भी लिया होगा और आप सबके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी क्या कि कैसा था पेपर, ठीक, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। खैर यहाँ पर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की तो बात नहीं करने वाला हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, कैसे उनको हैंडल किया जा सकता था। बट हाँ, ओवरऑल जितना मेरा एनालिसिस रहा है उसके बेसिस पर मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि हाँ, इस बार का पेपर जो है वो पिछले बार के पेपर के कंपैरिजन में कुछ हद तक ठीक था। मतलब पिछले वाले को अगर हम 10 माने तो इस बार वाला जो था वो 8-9 के आसपास का था। मतलब थोड़ा सा उससे लेवल आसान था। हावेवर, कंसिडरिंग दिस फैक्ट, मैंने घर पे पेपर को एनालाइज किया है तो ऑब्वियसली घर के कंडीशन में, घर के कंफर्ट में बैठकर कोई भी क्वेश्चन देखना आसान होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक्चुअल एग्जाम में आप लोगों के लिए तो टफ रहा ही होगा। खैर कोई बात नहीं, वेन एवर यू आर इन कॉम्पिटिशन यू कैन नॉट कंप्लेन ऑन दिस बेसिस कि पेपर टफ था या इजी था, बिकॉज अगर पेपर टफ था तो वो सबके लिए टफ था, अगर पेपर इजी था तो वो सबके लिए इजी था। अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा, जैसा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा आप लोगों ने। जब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 75 के आसपास जा रहा है तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। और अगर पेपर इजी रहेगा तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। तो पेपर के टफ या इजी होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज यू आर इन कंपटीशन, आपको बाकियों से कंपीट करके आगे निकलना है। चलिए, तो इस बात को यहीं पर रोकते हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही पुराना ट्रेंड रहा है कि हर साल जो है वो 15 से 20 क्वेश्चंस आते रहते हैं। यूपीएससी जो है वो इस पैटर्न को मेंटेन रख रहा है हमेशा। आप देख लीजिए, पिछले आप 5 साल के क्वेश्चंस देख लीजिएगा उठा के, हर साल आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स से। और उसी पैटर्न को यूपीएससी ने इस बार भी फॉलो किया है और इस बार भी 18 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इकोनॉमिक्स से आए हैं। अगर उन 18 क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आप थोड़े से सोशल सेक्टर इनिशिएटिव विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन आवर इकोनॉमिक सिलेबस इटसेल्फ, यानी कि अगर गवर्नमेंट स्कीम वगैरह को भी अगर आप इंक्लूड कर लें तो ये नंबर बढ़कर 22 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो आज तो एक छोटा सा हम वीडियो रखने वाले हैं। ऑब्वियसली हम सारे क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि अब वो हड़बड़ी नहीं है कि जल्दी से जल्दी क्या है आपको आंसर की बताना है और आपको ये बताना है क्या कि देखो हमने सबसे पहले बता दिया। वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है हमारा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम तसल्ली से, आराम से क्वेश्चंस को देख के हम पढ़ेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अपने सिलेबस में, अपने रेगुलर क्लासेस में कवर किया था, और हमारे रेगुलर क्लासेस के कंटेंट के बेसिस पर या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बेसिस पर कैसे इन क्वेश्चंस को डील किया जा सकता था एक्चुअल एग्जाम में। सो आवर पर्पस इज नॉट एट ऑल टू जस्ट रन थ्रू दी क्वेश्चंस, भागना नहीं है हमें, हमें आराम से देखना है क्वेश्चंस को क्या है, कैसे है, उनको कैसे एक्चुअल एग्जाम में डील किया जा सकता था। गॉट द पॉइंट? तो चलिए, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है आपका ऑफिशियल पेपर जो कि अभी जस्ट मैंने आप डाउनलोड किया है आपके यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही, ठीक है। तो यही है आपका जीएस पेपर 1 जो कि पूछा गया था। ये यहाँ पर मैं सेट ए को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके पास जो अपना रेस्पेक्टिव सेट रहा होगा आप उससे भी मिला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने पेपर नहीं भी दिया है तब भी आप एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ ये पता चले कि किस तरह से एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। आप चाहे यूपीएससी को टारगेट नहीं भी कर रहे हो, आप किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, देन एज वेल दिस वीडियो बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर यू। गॉट द पॉइंट? तो चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं सीधे जा रहा हूं, क्वेश्चंस 41 के आसपास से जो है वो आपके इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हुए थे, तो मैं डायरेक्टली जा रहा हूं क्वेश्चन 41 के आसपास, ठीक। ये देखिए, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक, इकोनॉमिक्स का। चलिए, मैं इंग्लिश वाले को फॉलो करूंगा, कोई नहीं, मैं समझाऊंगा हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। गॉट द पॉइंट? तो चलिए, पहला क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक। जितने भी बच्चों ने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है
आप सबके नोट्स में मेंशन होगा, आप जाकर अपने डेमोग्राफिक्स वाले चैप्टर में देखिए। डेमोग्राफिक्स टॉपिक हैज बीन एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड इन पीटीज टॉपिक, प्रीलिम्स के टॉपिक में मेंशन्ड है क्लियरली, और हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में डेमोग्राफिक पॉपुलेशन वाला चैप्टर। तो जितने भी पुराने बच्चे हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कि ये बात पढ़ा था कि नहीं आपने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, आखिर टोटल फर्टिलिटी रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है। याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रिप्लेसमेंट रेट है दैट इज 2.1, ठीक है। लेकिन इंडिया का जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th डेटा आया है, 5th रिपोर्ट जो आया है, उसमें ये पता चला है कि हमारा फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे जा चुका है। और वहां पर मैंने आपको टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया था कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 हो गया है, ठीक। और मैंने आपको डिफाइन करके भी बताया था कि ये एवरेज होता है। 2.1 का ये मतलब नहीं है कि 2 बच्चे पूरे पैदा हो रहे हैं और एक बच्चा जो है वो 0.1 पैदा हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। ये वाला एग्जांपल भी मैंने आपको क्लास में दिया था, ठीक। तो देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ इन अ ईयर। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर 1000 से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, नहीं, लाइफ टाइम भी नहीं, ठीक। दूसरी बात है दी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ये तो पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें, तो फर्टिलिटी से कुछ लेना देना भी नहीं है, ठीक। द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ अ वुमन दैट अ वुमन वुड हैव ड्यूरिंग हर चाइल्ड बियरिंग एज। जाके देखिए आपके नोट्स में क्लियरली मेंशन्ड है क्या कि एक महिला के प्यूबर्टी से लेकर उनके मेनोपॉज के बीच में ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज द टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था और मैंने इस पॉइंट को क्लास में मेंशन भी करवाया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा चुका है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चला जाता है इसका मतलब क्या है कि अब हमारी पॉपुलेशन घटने लग जाएगी। गॉट द पॉइंट, ठीक। तो ये पॉइंट बिल्कुल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, आप आराम से कर सकते थे अगर आपने मतलब सिस्टमेटिकली पढ़ा है, तो आई वुड कंसिडर इट एज एन इजी क्वेश्चन। ये एक इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड कि क्या है आपने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 42nd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42nd नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट के बारे में बात करना है और हमें यह भी बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि हमें सही वाले खोजने हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा रहता है, आप करेक्ट वाले मार्क कर देते हैं। तो ये भी देख लिया कीजिए कि क्या पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। गॉट द पॉइंट। चलिए आते हैं, जरा देखते हैं। क्वेश्चन है एनबीएफसी से रिलेटेड, जाके देखिए बैंकिंग सिस्टम जो टॉपिक हम लोग जब पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं बैंकिंग सिस्टम में, हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली डिस्कस किया है एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में, और इनको मैंने बता रखा है कि इनको शैडो बैंक कहते हैं। इसके अलावा एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, याद कीजिए आप सभी को बता रखा है मैंने, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ते हैं तो, ठीक है। हाउएवर ये लाइन एक्सक्लूसिवली मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने जो है वो मेंशन करवा रखा है। हाउएवर अगर आप पढ़िएगा पूरा, मतलब कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ रखा है तो आप इस लाइन को आराम से समझ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बैंक्स जो है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई से बोरो करती है, आरबीआई से लोन लेती है, लेकिन मैंने कहीं भी एनबीएफसी में ये बात मेंशन नहीं किया है, ठीक है। हाउएवर ये इस पॉइंट पर जो है ना वो अभी थोड़ा सा डिबेट है, ये डिबेटेबल है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में यूपीएससी क्या मान रही है। बात समझ में आया। वैसे अगर मेरे हिसाब से अगर आप मतलब अगर मुझे इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना होगा तो आई वुड कंसीडर इट एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं भी एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड नहीं है कि एनबीएफसी भी जो है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई से डायरेक्टली बोरो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी तो बैंकों से लोन ले रहे हैं ना। बात समझ में आया। और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बता रखा है कि एनबीएफसी डीआईसीजीसी के भी अंडर नहीं आते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो इसीलिए आई वुड कंसीडर दिस स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग। However, it is debatable. We will have to wait till UPSC publishes its official answer, और वो तो होगा जब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद ही। तो आई वुड कंसीडर दिस स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग। However, इसमें थोड़ा सा डिबेट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक और मतलब लाइन आता है आरबीआई के ऑफिशियल गाइडलाइंस में भी आपको मिल जाएगा कि प्राइमरी लेंडर्स को भी एलएएफ के अंडर कंसीडर किया गया है और प्राइमरी लेंडर्स में एनबीएफसी माने जा सकते हैं, ठीक।
लेकिन ये डिमांड थी 2019 के आसपास भी, जब शक्तिकांत दास उस टाइम भी हमारे जब आरबीआई के गवर्नर थे, तो उस टाइम भी ये डिमांड थी कि एनबीएफसी को भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर कंसीडर किया जाए। हाउएवर आरबीआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। गॉट द पॉइंट? तो आई वुड कंसीडर दिस स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग। और जैसे ही मेरा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, तो देखिए अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यानी कि ऑप्शन ए भी चला गया, एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ए और सी दोनों एलिमिनेट हो गया। यानी कि देखिए बी और डी में 3 तो है ही, यानी कि अब हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन 2 डिसाइड करेगा। अगर स्टेटमेंट 2 अगर सही है तो हमारा आंसर सही होगा। दिस इज नोन एज द एलिमिनेशन मेथड। बात समझ में आया ना? लास्ट ईयर के एग्जाम के बाद लोगों ने खूब हल्ला किया था क्या कि एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया एंड ऑल दैट। देखिए यूपीएससी स्मार्ट कैंडिडेट्स चाह रही है। बात समझ में आया ना? तो इसीलिए हमेशा एलिमिनेशन मेथड काम करेगा, चाहे लिमिटेड हो, किसी साल थोड़ा ज्यादा काम करेगा, किसी साल थोड़ा कम काम करेगा। हाउएवर इस साल के पेपर ने ये चीज तो दिखा दिया है कि हाँ एलिमिनेशन मेथड स्मार्टली ऑप्टिंग ऑप्शंस ये काम करता रहेगा। तो जैसे ही स्टेटमेंट 1 गलत होता है तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। और चूंकि ठीक है ना, सिंस स्टेटमेंट 3 जो है वो बी में भी है और डी में भी है, सो आवर आंसर कैन बी फाउंड बाय स्टेटमेंट 2। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज, जाके देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में मैंने एफआईआईज के बारे में डिटेल में बता रखा है, ठीक है ना? एफआईआईज क्यूएफआई पढ़ा रखा है आप लोगों को। एफआईआईज कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वेरी ट्रू, बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? ठीक है ना? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन क्लियरली और इन डिटेल डिस्कस्ड इन योर क्लास। आप लोग अपने नोट्स को फॉलो कर सकते हैं या देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो जैसे ही स्टेटमेंट 2 हमारा सही होता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन डी। गॉट द पॉइंट? क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 सही है। एक बार स्टेटमेंट 3 भी देख लेते हैं। वैसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्टेटमेंट 3, क्यों? क्योंकि देख लीजिए ना स्टेटमेंट 3 तो दोनों में ही था। देखा, ऐसे ही टाइम बचता है। अब आपको स्टेटमेंट 3 को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गॉट द पॉइंट? लेकिन यहां तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। देखिए जरा ध्यान से देखिए, एक सेकंड के लिए अगर आपको ये बात पता नहीं भी है तब भी आप जरा स्टेटमेंट देखिए, कैन ऑफर। देख रहे हैं कितना ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। क्या स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऐसा ऑफर कर भी नहीं सकते हैं? कैन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि क्या प्रेजेंटली ऐसे अलग प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे प्लेटफॉर्म अलग से बनाए जा सकते हैं कि नहीं। एकदम ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब अंडरस्टैंडिंग है शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में, आप उसके बेसिस पर इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो जरूरी नहीं होता है कि आपको जो है ना ईच एंड एवरी थिंग का नॉलेज हो ही। आप जो है ना कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बेसिस पर भी आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। दैट इज वाई देखा होगा आपने, मतलब जिन लोगों ने मेरे से क्लास कर रखा है, हम लोग यहाँ आईबीई में हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स पढ़ने के साथ साथ हमारा फोकस ये रहता है कि आप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके चीजों की, ठीक है? क्यों? क्योंकि यूपीएससी केवल फैक्ट्स के बेसिस पर नहीं निकलने वाला है। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये हिंदी वाला है, आगे बढ़ जा रहा हूं मैं इंग्लिश वाले की तरफ, ठीक? 43rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जाके देख लीजिए मनी मार्केट के टॉपिक में मैंने आप लोगों को कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सब के बारे में बता रखा है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट टॉपिक में डिबेंचर्स पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है, ठीक है ना? तो जाके देखिए। अब देखिए ऑप्शंस कितने ओपन है। रिटेल इन्वेस्टर, क्या रिटेल इन्वेस्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जाके देखिए रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट मैंने बता रखा है अलग से, आरडीजी अकाउंट नया इनिशिएटिव है। अब आप भी एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर यू कैन आल्सो इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड, ऑब्वियसली अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड में भी तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर तो बिल्कुल सही है। अब एक बात बताइए, जब रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट कर सकते हैं तो कॉमन सेंस क्या कहता है? इंश्योरेंस कंपनीज, एलआईसीज के पास जो आपका पैसा जाता है, याद कीजिए इंश्योरेंस टॉपिक में मैंने यूलिप्स की बात की थी, ठीक है ना? अगर यूलिप्स को वैसे भी छोड़ दें, नॉर्मली भी हमारा जो पैसा उनके पास रहेगा तो वो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा ही ना।
आप जो पेंशन, आपका जो ईपीएफ या पीएफ वगैरह जो कटता है, वो सब भी तो यही इन्वेस्ट होगा ना, ठीक है। तो जब रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, तो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा तो पेंशन फंड में भी है और इंश्योरेंस कंपनीज में भी है, तो इन दोनों को क्यों नहीं इन्वेस्ट करने दिया जाएगा? बात समझ में आया? तो ये तीनों ही इन्वेस्ट करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको तो थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों के बारे में कि क्या होता, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर 1, 2 एंड 3। गॉट द पॉइंट? इसके बाद देखिए 44th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें से किन को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है कि जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर वेल्थ, आप अपना वेल्थ बढ़ाना चाह रहे होते हैं, तो इसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जहां पर अपना पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ऑल दोज आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। गॉट द पॉइंट? तो चलिए जरा देखते हैं। पहला ईटीएफ, बिल्कुल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दीज आर लाइक म्यूचुअल फंड, जिसमें क्या होता है, आप एक कंपनी में सीधा पैसा ना लगाकर क्या करते हैं, आप अलग अलग कंपनीज का एक बास्केट तैयार कर दिया जाता है और आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक। तो इन्हीं को कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दे आर लाइक म्यूचुअल फंड बट दे आर नॉट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बिल्कुल सही है, ठीक। एक बात बताइए, मोटर व्हीकल क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? आप एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद जब आप किसी और को बेचते हैं, तो क्या उसका वैल्यू बढ़ता है कि वैल्यू घट जाता है? खरीदते ही तो वो सेकंड हैंड हो जाता है। बात समझ में आया? तो आप जरा देखिए सेकंड स्टेटमेंट, इसके लिए इकोनॉमिक्स की समझ होने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस के बेसिस पर आप इस स्टेटमेंट को तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि गाड़ियों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं ही माना जा सकता है। गॉट द पॉइंट? अब जरा देखिए मुझे बताइए, तो अगर स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है, अगर स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है तो ऑप्शन बी भी गया और ऑप्शन सी भी गया, यानी कि अब हमारा आंसर जो है वो किससे आ रहा है? केवल स्टेटमेंट 3 से आ रहा है, 1 तो दोनों में है। गॉट द पॉइंट? तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? तीसरा जो मतलब पॉइंट है वो क्या है? वो है करेंसी स्वैप, ठीक। बिल्कुल जो है करेंसी स्वैप इज आल्सो अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में इतनी डिटेल चर्चा नहीं की थी, लेकिन मैंने मेंस वाले टॉपिक में ये जरूर बताया था, जब हम लोग फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था क्या कि जनरली इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है, और अगर हमारे पास नहीं रह जाता है डॉलर तो प्रॉब्लम में आ जाती है। 1991 का क्राइसिस याद है, जब इंडिया के पास जो है वो अपने अगले 15 दिन के इंपोर्ट के लिए भी जो है वो डॉलर नहीं बचा था। ऐसा थोड़ी था कि हमारे पास पैसा नहीं था, ठीक है। याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था, फिर इंडिया को जो है वो गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था और फिर पैसा आया था। तो खैर कोई नहीं, करेंसी स्वैप भी जो है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, 1 एंड 3 ओनली। गॉट द पॉइंट? तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, 5th क्वेश्चन, ठीक। याद कीजिए, इस पर तो पूरा चार्ट ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों को पीपीटी याद होगा पूरा, जिसमें हम लोगों ने तीनों सेक्टर का बनाया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि 3 सेक्टर के अलावा मैं 2 और एडिशनल बता रहा हूं, क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स, वो लोग कमेंट में बताएंगे कि बिल्कुल आप लोगों के नोट्स में ये चीजें मेंशन्ड है कि नहीं। मैं आपको पीपीटी भी दिखा सकता हूं, खैर टाइम वेस्ट होगा तो कोई बात नहीं है। आते हैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो नेचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ठीक है ना। जब नेचर से आपने कोई चीजें निकाल ली है, अब जब उसके फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक। और उससे भी एडवांस जो सेक्टर होता है, जो सर्विस से रिलेटेड होता है, दैट इज योर टर्शियरी सेक्टर, ठीक। अब इसी कंटेक्स्ट में हम जरा इस क्वेश्चन को एनालाइज करने जा रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कि आखिर सही कौन से मैच्ड हैं। चलिए तो पहला देखते हैं, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्राइमरी है, आप खेत से जो उपज कर रहे हैं दैट इज प्राइमरी, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, यहां स्टोरेज की बात हो रही है। स्टोरेज जो होता है वो आता है टर्शियरी सेक्टर में, विच मेक्स दिस पेयर रॉन्ग, यानी कि ये पहला पेयर जो है वो हो गया गलत। स्टोरेज करना इज अ सर्विस। गॉट द पॉइंट? ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, डेयरी फार्म, बिल्कुल सही है, प्राइमरी, ठीक।
आप जो एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, आप जो कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, आप पशुपालन कर रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर है। आप डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में, नेचर से आप चीजें को प्राप्त कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये प्राइमरी सेक्टर है। ये देखिए तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है ना। इंटरनेट पर बहुत लोगों ने इस स्टेटमेंट को गलत किया है। कई सारे अलग अलग कोचिंग्स, बड़े बड़े कोचिंग्स जो हैं वो इस स्टेटमेंट को गलत कर रहे हैं, इसको गलत कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और सब हड़बड़ी में गलत कर रहे हैं। वो ये टर्म को मिस कर रहे हैं। हेयर इट इज सेड, हेयर इट इज मेंशन्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सट्रैक्शन नहीं है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि मिनरल को निकालना, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में हो जाता है, तो मिनरल एक्सट्रैक्शन जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है। लेकिन यहां पर मिनरल एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है मिनरल को खोजना। अब मिनरल को खोजने के लिए आजकल तो हम सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, कितने सारे हमारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक। पोलर सैटेलाइट हो गए, फिर से जो आपके बाहर वाले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स हैं, उन सब का हम लोग यूज कर रहे हैं, हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये एक तरह का सर्विस होता है, और दैट इज वाई ये टर्शियरी सेक्टर में आता है, और ये स्टेटमेंट सही है। आप जाके देखिए, आपको इंटरनेट पर 90% जो अलग अलग कोचिंग्स हैं या जो भी टीचर्स हैं, वो इस स्टेटमेंट को गलत बता रहे हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन को प्राइमरी सेक्टर बोलकर, ठीक है। खैर हम लोग वेट करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये स्टेटमेंट सही है। बिकॉज मिनरल एक्सट्रैक्शन प्राइमरी होना चाहिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी ही होगा, ठीक है ना। बाकी वेट कर लेते हैं यूपीएससी। हाउएवर मैं 99% श्योर हूं, ठीक, कि टर्शियरी सेक्टर ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोरेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सर्विस सेक्टर। गॉट द पॉइंट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। ये जो लास्ट मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। तो अभी तक हमारे दो स्टेटमेंट सही हो गए हैं, दो पेयर सही हो गए हैं। तीसरा क्या है? वीविंग क्लोथ। वीविंग क्लोथ का क्या मतलब होता है? जो आपने कॉटन लिया है, अब उससे बुनाई करके जो है वो कपड़ा बनाना, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सेकेंडरी सेक्टर है। जो प्राइमरी चीजें हमको मिली थी उसका फॉर्म हम चेंज कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा ये पेयर और ये पेयर, तीनों पेयर सही हो गए। तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस becomes option C, only 3. This should be your correct answer. Got the point? तो आज की क्लास में हम इन 5 क्वेश्चंस को ही रखते हैं। ऐसे ही फिर किसी दिन आएंगे और इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये बताना कि क्या है सही आंसर। ऑब्जेक्टिव ये है कि साथ साथ हम लोग ये सीख सकें कि किस तरह से एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस को डील किया जाता है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है, ताकि आपकी तैयारी यूपीएससी के लेवल की हो सके। गॉट द पॉइंट। तो इसी के साथ आज के इस छोटे से वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।